वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। नेक्स्ट टेस्ट लगाते हैं, टेस्ट नंबर 544 और इसमें हम फोकस करने वाले हैं आधुनिक भारत मॉडर्न हिस्ट्री के प्रश्नों पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इन सभी टेस्ट सीरीज़ की जो प्लेलिस्ट है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 544 तक पहुँच सकते हो। 4 अक्टूबर को एग्ज़ाम है, 1 महीने का समय शेष है। हर दिन प्रैक्टिस करते रहिए, इनका रिविज़न करके ही जाना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टेस्ट। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए, वहीं से स्टार्ट करेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री चल रहा है अपना काफ़ी दिनों से, एमसीक्यू के फॉर्म में। अल्लूरी सीताराम राजू का संबंध निम्नलिखित में से किस विद्रोह से है, बताइए। अल्लूरी सीताराम राजू का संबंध किस विद्रोह से है? मुंडा विद्रोह, रंपा विद्रोह, कोल विद्रोह, कुकी विद्रोह। अल्लूरी सीताराम राजू का संबंध है रंपा विद्रोह से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए, अल्लूरी सीताराम राजू का संबंध रंपा विद्रोह से है। इन्होंने रंपा विद्रोह का नेतृत्व किया, कब किया? 1879 में। देखिए, आंध्र प्रदेश के तटवर्ती क्षेत्रों में रंपा आदिवासियों ने अंग्रेज समर्थित मनसबदारों के खिलाफ यह विद्रोह किया था। सेना की मदद से ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार ने 1880 में इस रंपा विद्रोह को दबा दिया, यानी इसका दमन कर दिया। रंपाओं को मुट्टा तथा जमींदारों को मुट्टादार कहा जाता था। सुल्वेन ने रंपा विद्रोह के कारणों की जांच की थी। उसने नए जमींदारों को हटाकर पुराने जमींदार रखने की सिफारिश की। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। यह एक जनजातीय विद्रोह था जो तमिलनाडु से लेकर बंगाल तक के पहाड़ी क्षेत्रों में शुरू हुआ। इस आंदोलन का नेतृत्व चक्र बिसोई ने किया था। बाद में राधाकृष्णन दंडसेन ने इसका नेतृत्व किया। इनमें से किसी एक की बात हो रही है। खोंड विद्रोह, अहोम विद्रोह, कूका विद्रोह या कोल विद्रोह। यह एक जनजातीय विद्रोह था जो तमिलनाडु से लेकर बंगाल के पहाड़ी क्षेत्र तक शुरू हुआ। कौन सा है ये? खोंड विद्रोह, ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए, खोंड विद्रोह एक जनजातीय विद्रोह था जो तमिलनाडु से लेकर बंगाल तक के पहाड़ी क्षेत्रों में शुरू हुआ। इस आंदोलन का नेतृत्व चक्र बिसोई ने किया था। बाद में राधा कृष्णन दंडसेन ने इसका नेतृत्व किया। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। संथाल विद्रोह से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर, दो बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। बहुत पूछते हैं संथाल विद्रोह के बारे में। देखिए, संथाल भागलपुर और राजमहल पहाड़ियों के मध्य निवास करते थे। इस विद्रोह का नेतृत्व भगत जवाहर मल ने किया था। बताइए। देखिए, पहला वाला तो करेक्ट है, दूसरा वाला गलत है। भगत जवाहर मल ने नहीं किया था, सिद्धू कन्हो ने किया था। तो बी इनकरेक्ट है। तो संथाल देखिए भागलपुर एवं राजमहल की पहाड़ियों के बीच रहते थे। इस क्षेत्र को दामन एक कोह कहा जाता था। संथालों का नेतृत्व सिद्धो तथा कान्हो ने किया। इनका उद्देश्य था बाहरी लोग को भगाना। यह विद्रोह भूमिकर अधिकारियों द्वारा दिए जाने वाले दुर्व्यवहार और जमींदार साहूकार द्वारा किए जा रहे अत्याचारों के विरुद्ध था। ब्रिटिश सरकार ने मेजर वर के नेतृत्व में एक बड़ा सैनिक दस्ता भेजकर इस विद्रोह का दमन कर दिया। तो दूसरा वाला गलत है, क्योंकि भगत जवाहर मल ने नहीं बल्कि सिद्धो और कान्हो, कहीं कहीं सुद्धू कुन्नू भी लिखा रहता है, तो उन्होंने किया था ये। कूका विद्रोह से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। कूका विद्रोह की शुरुआत हुई थी पंजाब में भगत जवाहर मल के नेतृत्व में। कूका विद्रोह का आरंभिक स्वरूप राजनीतिक था, किंतु बाद में यह धार्मिक विद्रोह के रूप में परिवर्तित हो गया। कूका विद्रोह की शुरुआत भगत जवाहर मल ने की थी या राम सिंह कूका ने की थी? देखिए, कूका विद्रोह की जो शुरुआत की थी वो भगत जवाहर मल ने ही की थी। कहाँ से की थी? पंजाब से की थी। करेक्ट स्टेटमेंट। अच्छा, जब इसकी शुरुआत की गई थी तो आरंभ में जो इसका स्वरूप था वो धार्मिक था। बाद में जब इसका स्वरूप राजनीतिक हुआ तो उसका नेतृत्व किया था राम सिंह कूका ने। अब दूसरे स्टेटमेंट में लिखा है कि कूका विद्रोह का आरंभिक स्वरूप राजनीतिक था, जो कि गलत है, क्योंकि इसका आरंभिक स्वरूप धार्मिक था। धार्मिक स्वरूप का नेतृत्व करने वाले भगत जवाहर मल, उसके बाद ये परिवर्तित हो गया राजनीतिक विद्रोह में, और उस समय नेतृत्व कौन कर रहे थे? राम सिंह कूका।
तो करेक्ट है पहला, इनकरेक्ट है दूसरा। तो कूका विद्रोह की शुरुआत पंजाब में लगभग 1840 में भगत जवाहर मल द्वारा की गई। इन्हें सियान साहब के नाम से जाना जाता था। इसका आरंभिक स्वरूप धार्मिक था, किंतु बाद में यह राजनीतिक विद्रोह में परिवर्तित हो गया और उस समय इसका नेतृत्व कर रहे थे राम सिंह कूका। 1872 में इन्हें गिरफ्तार करके रंगून भेज दिया अंग्रेजों ने। फ़कीर आंदोलन के संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर। देखिए, फ़कीर बंगाल के घुमंतु धार्मिक ईसाइयों का एक समूह था। इस आंदोलन का नेतृत्व एक फ़कीर मजनूम शाह ने किया। भवानी पाठक और देवी चौधरानी इस आंदोलन के प्रमुख हिंदू नेता थे। देखिए, पहला वाला गलत है, क्योंकि फ़कीर बंगाल के घुमंतु धार्मिक मुसलमानों का एक समूह था और इस आंदोलन का नेतृत्व फ़कीर मजनूम शाह ने किया। दूसरा करेक्ट है। तीसरा भी करेक्ट है। भवानी पाठक, देवी चौधरानी इस आंदोलन के प्रमुख हिंदू नेता थे। तो फर्स्ट को एलिमिनेट करके लगा दीजिए केवल 2 और 3। तो कथन 1 यहाँ पर गलत हो जाएगा, क्योंकि फ़कीर आंदोलन के घुमंतु धार्मिक मुसलमानों का एक समूह था। प्रारंभ में फ़कीर आंदोलन का नेतृत्व फ़कीर मजनूम शाह ने किया। मजनूम शाह की मृत्यु के बाद इस आंदोलन का नेतृत्व चिराग अली शाह ने किया। कालांतर में इस आंदोलन के समर्थकों में हिंसक गतिविधियां प्रारंभ कर दी। उसके बाद क्या हुआ, अंग्रेज़ों के स्वामित्व वाले ठिकानों को अपनी गतिविधियों का केंद्र बनाया उन्होंने, और भवानी पाठक तथा देवी चौधरानी इस आंदोलन के प्रमुख हिंदू नेता थे। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 3 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना कि इनमें से कौन सा सही है। पहला स्टेटमेंट है, मोपला विद्रोह 1921 में केरल के मालाबार क्षेत्र में हुआ। दूसरा स्टेटमेंट है, कोली विद्रोह की शुरुआत 1784 से 1785 के मध्य महाराष्ट्र में हुई। तीनों अलग अलग स्टेटमेंट अलग अलग बात कर रहे हैं। तीसरे स्टेटमेंट में बात हो रही है चुआर विद्रोह की। चुआर विद्रोह मिदनापुर, जो पश्चिम बंगाल में है, मिदनापुर यानी पश्चिम बंगाल जिले की आदिम जाति के चुआर लोगों ने भूमिकर तथा अकाल के कारण उत्पन्न आर्थिक संकट से प्रभावित होकर किया था। देखिए, पहला स्टेटमेंट कर रहा है मोपला विद्रोह की बात, केरल के मालाबार क्षेत्र 1921 करेक्ट है। कोली विद्रोह की शुरुआत 1784-1785 महाराष्ट्र के मध्य, ये भी सही है। चुआर विद्रोह मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल, आदिम जाति के चुआर लोगों ने भूमिकर तथा अकाल के कारण उत्पन्न आर्थिक संकट से प्रभावित होकर किया। तो तीनों के तीनों करेक्ट हैं। ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है, बताना कि कौन सा सही है इसमें। देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट पारित करने का मुख्य उद्देश्य कंपनी के कार्यों को भारत और इंग्लैंड दोनों स्थानों पर नियंत्रित करना एवं व्याप्त दोषों को दूर करना था। रेगुलेटिंग एक्ट में पहली बार कंपनी के शासन के लिए लिखित संविधान बनाकर भारत में कंपनी के मामलों को नियंत्रित करने का प्रयास किया गया। तो बिल्कुल दोनों के दोनों पॉजिटिव स्टेटमेंट हैं। सी है इसका आंसर। तो देखिए, ब्रिटिश सत्ता द्वारा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा पहली बार भारतीय मामलों में अंग्रेजी संसद का हस्तक्षेप आरंभ हुआ। पहली बार कंपनी के शासन के लिए लिखित संविधान बनाकर भारत में कंपनी के मामलों को नियंत्रित करने का प्रयास किया गया। अच्छा, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के समय गवर्नर कौन था, ज़रा कमेंट करके बताना। तो क्वेश्चन नंबर 8 भी रेगुलेटिंग एक्ट के संदर्भ में विचार करना है, बताना कि इनमें से कौन सा सही है। इस एक्ट के तहत कानून बनाने का अधिकार गवर्नर जनरल तथा उसकी परिषद को दे दिया, लेकिन कानूनों को लागू करने से पहले भारत सचिव से अनुमति लेनी पड़ती थी। दूसरा स्टेटमेंट है, अब कंपनी के कर्मचारियों के निजी व्यापार को पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया। इसके द्वारा कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि कर दी गई तथा उन्हें नजराना, घूस भेंट आदि लेने की मनाही कर दी। मनाही की थी या सहमति दी थी? करेक्ट है तीसरा वाला स्टेटमेंट, मनाही की थी। तीनों के तीनों सही हैं। डी है इसका आंसर, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सारे के सारे करेक्ट हैं। देखिए, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के सभी प्रावधान परीक्षण एवं संतुलन के सिद्धांत पर आधारित थे। एक तरफ गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया, तो दूसरी तरफ कानूनों को लागू करने से पहले भारत सचिव की अनुमति लेना अनिवार्य बना दिया गया। कंपनी के कर्मचारियों में बढ़ते भ्रष्टाचार को देखते हुए एक तरफ उनके द्वारा किए जा रहे निजी व्यापार पर प्रतिबंध लगाया, तो दूसरी ओर क्या किया,
उनके वेतन में वृद्धि की गई। क्वेश्चन नंबर 8 है, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के संदर्भ में। पहला स्टेटमेंट है, पिट्स इंडिया एक्ट की पृष्ठभूमि मुख्यतः कंपनी की वित्तीय बदहाली एवं आंग्ल मराठा युद्ध पर आधारित थी। इस एक्ट में गवर्नर जनरल परिषद की सदस्य संख्या 4 से घटाकर 2 कर दी गई, जिसमें बहुमत जो है निर्णय पर होता था, जिसमें निर्णय जो है वो बहुमत पर होता था और निर्णायक मत किसके पास था? गवर्नर जनरल के पास। देखिए पहला वाला तो करेक्ट है, दूसरा गलत है, क्योंकि 4 से घटाकर 2 करेंगे तो निर्णायक मत कैसे होगा? ये तो बराबरी वाला हो गया ना फंडा। तो 3-2 था, मतलब 3-1 का अनुपात था, मतलब 4 से घटाकर जो है वो 3 करी गई थी। तो दूसरा वाला गलत है, पहला वाला करेक्ट है, केवल ए हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए कथन 1 यहाँ पर सही है, केवल गवर्नर जनरल की परिषद की सदस्य संख्या 4 से घटाकर 3 की गई थी, 2 नहीं की गई थी। निर्णायक जो निर्णय था वो बहुमत पर होना था तथा निर्णायक मताधिकार गवर्नर जनरल को दे दिया गया था। अंतिम प्रश्न है, 10वां प्रश्न है, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के संदर्भ में प्रश्न है। तो एक बार फिर से पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के संदर्भ में विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है, इस एक्ट में कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को सुरक्षित रखा गया। यही होता कि समाप्त कर दिया गया, तो गलत हो जाता। स्टेटमेंट करेक्ट है। बम्बई तथा मद्रास के गवर्नर पूर्ण रूप से गवर्नर जनरल के अधीन कर दिए गए। और तीसरा स्टेटमेंट है, अंग्रेज अधिकारियों के ऊपर मुकदमा चलाने के लिए कलकत्ता में एक कोर्ट की स्थापना की गई। देखिए पहला करेक्ट, दूसरा करेक्ट, तीसरा गलत है, क्योंकि अंग्रेज अधिकारियों के ऊपर मुकदमा चलाने के लिए इंग्लैंड में एक कोर्ट की स्थापना की गई थी, ना कि कलकत्ता में। तो जहाँ जहाँ 3 है वो गलत हो जाएगा, केवल 1 और 2 सही है। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। तो कथन 3 यहाँ पर सही नहीं है, केवल 1 और 2 सही है। देखिए इस एक्ट, किस एक्ट में? पिट्स इंडिया एक्ट। तो इस एक्ट में कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को सुरक्षित रखा गया, किंतु सैन्य, असैन्य एवं राजस्व मामलों में ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों को नियंत्रित करने के लिए 6 सदस्यीय बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया। इन 6 सदस्यों में से एक विदेश मंत्री तथा एक वित्त मंत्री होता था। बम्बई तथा मद्रास के गवर्नर पूर्ण रूप से गवर्नर जनरल के अधीन कर दिए गए। भारत में अंग्रेज अधिकारियों के ऊपर मुकदमा चलाने के लिए इंग्लैंड में, कहाँ पर? इंग्लैंड में, ना कि कलकत्ता में, एक कोर्ट की स्थापना की गई। तो इम्पोर्टेंट है ये लाइन, बहुत पूछ ली जाती है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन इनमें से किसके तहत किया गया था? तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत किया गया था। बम्बई तथा मद्रास के गवर्नर अधीन कर दिए गए गवर्नर जनरल के, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में। और भारत में अंग्रेज अधिकारियों के ऊपर मुकदमा चलाने के लिए एक कोर्ट की स्थापना हुई, कहाँ हुई? इंग्लैंड में हुई। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट है ये भी। तो 10 प्रश्न थे इंपॉर्टेंट मॉडर्न हिस्ट्री के, अच्छे से इसका रिवीजन कर लीजिएगा। अगले टेस्ट में इसके आगे से कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।